डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीपीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मस्ट है कि आपने सारी एग्जांपल्स बिल्कुल अच्छे से कर रखी हों, बिल्कुल आपको समझ में आ गए हों, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे एग्जांपल्स करने के बाद एक्सरसाइज में क्या रहता है कि हम कंसेप्ट नहीं करते हैं, बस क्वेश्चंस एक बार रीड आउट करवा देती हूँ मैं आपको, ताकि आपके डाउट्स वो क्लियर हो जाएं, एक्सरसाइज में भी ना बचें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो एग्जांपल्स है वो बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में करते हैं। एक्सरसाइज हम थोड़ा जल्दी फास्ट वे में करते हैं, तो जो एग्जांपल्स है वो आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि जैसे एग्जांपल्स होते हैं ना, वैसे ही अगर आपके एक्सरसाइज में से भी आएंगे क्वेश्चन, तो वैसे ही टाइप के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठेंगे, अलग टाइप के नहीं उठते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मस्ट है, आपको आने चाहिए, एक्सरसाइज भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले कि एग्जाम्पल्स आपने बिल्कुल अच्छे से कर रखे हों। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट। बिल्कुल ईजी है, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स आपको आते ही हैं, तो एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी। शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्व इट। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये कंसिस्टेंस है, और फिर हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो x + 2y - z = 3, इस तरीके से तो हमारा a हो जाएगा 1 2 - 1 3 - 1 2 2 2 3, ये हो गया। इंटू में ax = b करते हैं, x y z, और b हमारा हो गया 3 1 और 2, ये हो गया। a हो गया, x हो गया, b हो गया। उसके बाद हम क्या निकालना होता है, a/b और रैंक ऑफ, फिर हमें रैंक निकालना होता है a/b और रैंक ऑफ a। तो a/b हमने ले लिया, ये हो गया a, ये हो गया b। यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाया, तो r2 ऑपरेशन r2 - 3 ऑफ r1, r3 ऑपरेशन r3 - 2 ऑफ r1। तो ये सॉल्व कर लिया हमने, सिंपल। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है यहाँ पे। पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ 0 बनाया है ताकि इजी रह जाए, 7 से इसको डिवाइड करके फिर इसमें कर लिया इन्होंने सॉल्व, तो यहाँ पे 0 बन गया इस तरीके से। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसको सिंपल बनाया है, इसको 7 से प्रोडक्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या हो जाएगा, 7 से प्रोडक्ट करके यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा सॉल्व। अब ये रो एक्लन फॉर्म नहीं बनी है, अगर आपको बनानी है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 7 से डिवाइड, -7 से डिवाइड, और इसको 5 से डिवाइड। अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर वैसा ही आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना कि कई क्वेश्चंस में ऐसा करते हैं, यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पे 0 बनाना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे मेन। ठीक है, ये एक्लन फॉर्म तभी हो जाती है तब यहाँ पे 0 हो जाए, तो एक्लन फॉर्म हो गई हमारी। रैंक कितना आ गया, इसमें कोई सारे 0 है नहीं, इसका मतलब पूरे का रैंक भी 3 है। अगर इसको छिपा लो, ए में कोई सारे में 0 है नहीं, तो इसका भी रैंक कितना है, 3 है। मतलब ये इक्वल हो गए थे, कंसिस्टेंस हो गया, और नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने थे, 3 थे। इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब देखो मैं क्या बोल रही थी, अगर मैं यहाँ पे 1 बना लेती तो मैं क्या करती, इस पूरे को 5 से डिवाइड करती, तो यहाँ 1 होता और यहाँ क्या होता, 4 होता। अब इसका मतलब भी तो यही है ना, 5z = 20, 5 से डिवाइड हो गया, z की वैल्यू क्या ही आनी है, 4 ही आनी है। तो हमारी मर्जी हो जाती है कि हम इसको सॉल्व करें यहाँ से या फिर बाद में सॉल्व कर लें। सिमिलर इसमें भी ऐसे ही होगा। फिर ये -7y + 5z = -8, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली z की पुट करके, x + 2y - z = 3, y और z की वैल्यू पुट करके x की भी आ गई। तो ये हो गया हमारा x y z। उसके बाद देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि शो दैट इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट, मतलब उनका रैंक ही इक्वल नहीं आता होगा। तो ए आप निकाल लेंगे, बी निकालेंगे, एक्स, ये हो गया। a/b जब निकालोगे तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो r2 ऑपरेशन r2 - 3 ऑफ r1 एंड r3 ऑपरेशन r3 - 2 ऑफ r1। तो हमने ये सिंपल सॉल्व कर लिया। उसके बाद देखो जब हम यहाँ पे इनको, ये दोनों सेम हो गई, तो हम क्या कर देंगे, सेम तो क्या हो गई, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो ये 0 0 हो जाएगा ना, तो देखो 0 0 हो गया। अब देखो रैंक निकालो डायरेक्ट, अगर रैंक निकालोगे पूरे का रैंक तो 3 है, और ए का जो रैंक है वो कितना है, 2 है। मतलब 2 और 3 तो इक्वल ही नहीं, अगर रैंक ही इक्वल ना हो तो इनकन्सिस्टेंस हो जाता है। इनकन्सिस्टेंस हो जाएगा तो जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा इसका, क्योंकि इनकन्सिस्टेंस यही प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर कि इनकन्सिस्टेंस हो, तो इनकन्सिस्टेंस हमने कर दिया इसके अंदर प्रूफ। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अप्लाई द टेस्ट ऑफ रैंक टू एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस। वही हमें इसमें भी यही देखना है कि कंसिस्टेंस है या नहीं है, तो वही हम करेंगे। 1 1 1 1 2 3 1 4 7 x y z 6 14 30,
ठीक है, अब हम इसकी रैंक देखेंगे तो A रेशो B देख लेते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, डायरेक्ट माइनस कर दें क्योंकि 0 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 1 2 एंड 14 - 6 8 0 3 6 30 - 6 24। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 1 है ही, यहाँ पे हमें 0 बनाना है। तो R3 ऑपरेशन R3 - 3 ऑफ R2 हो जाएगा। ये पूरा 0 होगा। इसका रैंक कितना 2, इसका रैंक अगर हम पूरे का रैंक निकालें तो 2, इसको हटा के रैंक निकाले तो भी 2। तो जो रैंक है वो तो कितना आ जाएगा, दोनों का 2, मतलब रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A रेशो B दैट इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया। इसमें क्या ही पूछा था कि वेदर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंस। तो हाँ भाई, वो कंसिस्टेंस है क्योंकि इन दोनों की रैंक है वो इक्वल आ गई है। देखो इक्वल आ गई। अब देखो, लेकिन जो नंबर ऑफ़ अननोन्स थे वो कितने थे, 3 थे। तो 3 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इनमें से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे इक्वेशन बनेगी x + y + z = c, y + 2z = 8। इनमें से फिर हम क्या करेंगे, जैसे z होता है उसी को हम ऑलवेज k पुट करते हैं लास्ट वाले टर्म को। तो एक यहाँ पे है तो सिर्फ z को पुट कर लेंगे k, और फिर x और y को उसकी फॉर्म में निकाल लेंगे। Check the consistency of the following system equation and also find the set of if consistence। पहले तो ये चेक करो कंसिस्टेंस है इनकंसिस्टेंस है। अगर कंसिस्टेंस हो तो सोल्यूशन निकालो, और इनकंसिस्टेंस में तो नो सोल्यूशन होता, तो क्या ही सोल्यूशन निकलेगा। तो हमें बिल्कुल सेम टाइप की यही क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। ये जो होगा ना, इससे ए निकालना तो आपको आता ही है क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखी होती, डायरेक्ट सोल्यूशन चलता है। तो ए आपको पता है कि ये इनके सामने वाले ही होते हैं, तो ये ए हो जाता है, ये एक्स हो जाता है, और ये बी हो जाता है। ठीक है, A रेशो B हम कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 बनाना है एक्लन फॉर्म के लिए। तो हम क्या करेंगे, R2 ऑपरेशन R2 - 3 ऑफ R1, R3 ऑपरेशन R3 - 2 ऑफ R1, R4 ऑपरेशन R4 - R1। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व सिंपल ही करना होता है, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे 1 टाइप का चाहिएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले R2 - R3 किया है, क्योंकि -7 + 6 या -1 आ जाएगा। बाद में इसको मर्जी है डिवाइड करना है -1 से तो कर लेना, अदरवाइज़ उससे भी सॉल्व तो हो ही जाएगा। हमारा मेन तो यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है। कैसे बनेगा, इसकी हेल्प से बन जाएगा। R3 ऑपरेशन R3 - ऑफ R2 करना पड़ेगा 6 R2। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर और इजीली सॉल्व हो जाएगा, वैसे कर लेना। R4 ऑपरेशन R4 - 3 ऑफ R2, तो यहाँ पे भी 0 बन गया अब हमारा। उसके बाद क्या करना, हमें यहाँ 1 बनाना है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे ये बन गया। फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये होगा। अब इसकी जो रैंक है वो कितनी, अगर हम पूरे की रैंक देखें तो कितनी है, 3 है। इसको हटा के रैंक देखें तो कितनी है, 3 है, क्योंकि एक नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज 3 थी इसलिए। तो और नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं हमारे यहाँ पे, 4 हैं। ठीक है, नहीं, नंबर ऑफ़ अननोन्स भी 3 ही हैं। देखो x y z, तो ये तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो x + 2y - ऑफ z = 3 हो जाएगा, माइनस ऑफ y = -4, y = 4 हो जाएगा, एंड z = 4 हो जाएगा। इसके अंदर y और z की वैल्यू पुट कर देंगे तो x भी आ जाएगा। जैसे कि हमने ये पुट कर दी यहाँ पे, तो हमारा x भी आ गया। ठीक है, सिमिलर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट दे रखा है ये वाला, इसमें भी हमने ऐसे ही किया, a निकाल लिया, x हो गया हमारा x y z, और जो हमारा b है वो हो गया 4 7 6 11। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर हमने A रेशो भी लिख ली। यहाँ पे 0 बनाना है हमें, तो R2 ऑपरेशन R2 - 2 ऑफ R1, R3 ऑपरेशन R3 - 2 ऑफ R1, R4 ऑपरेशन R4 - 3 ऑफ R1। तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है अभी, अब हमें क्या करना है इसके अंदर, ये देखो ये दोनों सेम हो गए ना, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए, पूरा 0 बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर इसके सेम टाइप के मल्टीपल हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी फिर हमारा माइनस होते ही 0 हो रहा है, तो हमने वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो, अब अगर हम पूरे का रैंक निकालें तो भी 2 है, इसको हटा के रैंक निकालें तो भी 2 है, लेकिन नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने थे हमारे, नंबर ऑफ़ अननोन्स x y z मतलब कि 3 थे।
तो जो हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो हमने लेना पड़ेगा 1, तो 3 - 2 1 हो जाएगा। तो इसमें हम जो z है उसको मान लेंगे k और x y की वैल्यू निकाल लेंगे k की फॉर्म में। x + 3y - of z = 4 - of y + 3z = -1। तो इक्वेशंस तो हमारी हो जाएंगी ये। z को हम मान लेंगे यहाँ पे k, इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। फिर x जो z और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे जो k है वो हमारा क्या होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी हमारा सिमिलर टाइप से ही है, वही x1 जैसे हमारा ऑलवेज x y z होता था, यहाँ पे x1 x2 x3 है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ पे x1 x2 x3 लिखना है। 1 2 -1 3 -1 -2 4 3 1 और b हो जाएगा 6 3 9 और x हो जाएगा हमारा x1 x2 x3। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। a/b हमें निकालना है, तो ये हो गया a और ये हो गया b। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है, तो R2 ऑपरेशन R2 - 3 of R1, R3 ऑपरेशन R3 - 4 of R1, माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस वाली जो R2 है उसको कर दिया 5 के साथ प्रोडक्ट और इसको कर दिया 7 के साथ प्रोडक्ट। देखो ऐसा क्यों किया है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, इससे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 0 बन जाएगा इजीली। ठीक है, इसलिए हमने इसको तो 5 से प्रोडक्ट कर दिया, इसको 7 से कर दिया, तो ये बन गया। उसके बाद हमने इसको माइनस कर दिया तो ये इधर ये आ गया एंड R2 प्रिपरेशन लगा लिया 5 से डिवाइड करके, तो इधर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम क्या करें 30 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 और यहाँ -1, फिर ये रो एक्लन फॉर्म बन गई क्योंकि यहाँ तो 0 है ही। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ स्किप करना चाहते हो तो कर सकते थे, फिर 30z = -30 भी आ जाता, वो कैंसिल हो गया, तो भी z वैसे ही आना था हमारा, तो कैसे भी कर सकते थे हम। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो अब आ गई है इतनी 30 से डिवाइड करने के बाद। तो जो रैंक ऑफ a है और रैंक ऑफ a/b है वो दोनों ही हमारे कितने हो गए, 3 हो गए हैं, और जो नंबर ऑफ अननोन्स थे वो भी कितने थे, 3 थे, x1 x2 x3। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो x1 + 2 of x2 - of x3 = 6 - of 7 x2 + x3 = -15 एंड x3 = -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये टर्म आ गया, x3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, फिर x2 और x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, तो x1 x2 x3 आ गया हमारा, ये आ गया हमारा एक यूनिक सोल्यूशन। उसके बाद देखो इसका फोर्थ पार्ट ये है हमारा, यहाँ पे a हो जाएगा 1 - 4 - 3 2 7 12 4 - 1 6 5 - 5 3 x हो जाएगा x y z और ये हो जाएगा b -16 48 16 और 0। तो हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब a/b निकालेंगे तो हमारा ये हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, अब हमें बनाना पड़ेगा। तो R2 ऑपरेशन R2 - 2 of R1, R3 ऑपरेशन R3 - 4 of R1, R4 ऑपरेशन R4 - 5 of R1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब देखो सारे सेम हैं तो माइनस कर दो, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। अब देखो इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ a/b भी 2 है, रैंक ऑफ a भी 2 है, तो ये दोनों तो इक्वल, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे हमारे, 3 थे। तो हमें जो z है उसको क्या लेना पड़ेगा, k लेना पड़ेगा, तो z को हम k ले लेंगे और इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x - 4y - of z = -16 और y 15y + 18z = 80। तो हमारे पास जो इक्वेशन एक तो ये बनेगी कि ये बनेगी, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे z को k पुट कर लेंगे। ठीक है, z को k पुट किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ y आ जाएगा, वो आ जाएगा 80 - 18 of k / 15। ठीक है, तो हमारे ये बन जाएगा y। फिर जो हमारा y और k z आ गया है ना, उसको x के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, जहाँ पे जो k है वो हमारा आर्बिट्ररी नंबर है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट या फिर आर्बिट्ररी पैरामीटर है। ठीक है, डिस्कस द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, वही फाइंड द सॉल्यूशन सेट इफ़ कंसिस्टेंस। सबसे पहले तो ये बताओ कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस, और कंसिस्टेंस है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी निकालो, क्वेश्चन में ये बोला है। तो a/b डायरेक्ट बोल दिया, वैसे आपको फिर पहले a लिखना है, 1 2 3 4 2 3 4 हमारा यहाँ पे ये इक्वल टू में उधर जाएगा 1 हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है, ये इक्वेशन उलझाने के लिए आपको ऐसे दे देते हैं, = 1 ये ऐसा है, ये b में काउंट होगा। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे 0 0 2 3 ले लेंगे और इस 1 को ना यहाँ लिखेंगे ना वहाँ, तो ये गलत हो जाएगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको ऐसे नहीं करना है, उधर लेके जाओ पहले, फिर ये b में काउंट होगा ना, जैसे 0 1 2 3 ऐसे, और a में ये वाले काउंट होंगे, तो इस तरीके से लिख लेंगे आप। उसके बाद यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 बनाएंगे, तो R2 ऑपरेशन R2 - 2 of R1, R3 ऑपरेशन R3 - 2 of R3 of R1 एंड R4 ऑपरेशन R4 - 4 of R1, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद इन्होंने क्या किया, R3 - 2 R2 कर दिया इसको ज़ीरो बनाने के लिए। सिमिलर इसको ज़ीरो बनाने के लिए भी हमने इसकी इस वाले की हेल्प ले ली, थर्ड वाले की, क्योंकि 4 से प्रोडक्ट करेंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको पूरे से 5 से डिवाइड कर दिया और इसको पूरे को भी 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा -1। हो गया इतना सोल्व। उसके बाद हमने क्या किया है, जो हमारी ये इक्वेशन इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारी ये हो गया। और जो R4 है उस पर हमने क्या किया, R4 - 5 क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 1 बना के ये ज़ीरो होनी चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ ज़ीरो बनाना है, ऐसा कर लिया। ठीक है, तो हमारा इतना हो गया। अब देखो रैंक निकाल लेते हैं। अगर हम इस पूरे का रैंक निकालें तो जो नंबर रैंक है वो हमारा कितना आएगा इसके अंदर, देखो रैंक ऑफ ए हम अगर निकाले अलग से तो 4, पूरे का निकाले तो भी 4, और नंबर ऑफ अननोन्स इसके अंदर कितने थे हमारे, 4 ही थे, X Y Z और T। ठीक है, तो नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी इक्वल आ गए। इसका मतलब कंसिस्टेंस है, और कंसिस्टेंस के साथ साथ क्योंकि इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले 11T इक्वल टू -1 T की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे होगा X Y Z, Z माइनस ऑफ T इक्वल्स टू 0, T की वैल्यू पुट करो, Z की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ से Y की वैल्यू आ जाएगी सिमिलर जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और फिर X की, तो ये आ गई हमारी X Y Z की वैल्यू, X Y Z और T की वैल्यू। अब जो ये क्वेश्चन है ना, जब मैंने आपको फर्स्ट डे जो लेक्चर फर्स्ट दिया था उसके अंदर मैंने आपको एक रिज़ल्ट करवाया था सिर्फ, और मैंने बोला था रिज़ल्ट का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो ये वो क्वेश्चन जिसके अंदर यूज़ होता है रिज़ल्ट। ठीक है, वैसे तो ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखो एग्ज़ाम में MDU में तो आया भी हुआ है, MDU में ही होते हैं जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन वो डाल देते हैं। जो KUK वाले CRSU वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन नहीं डालते हैं जनरली, जो एक्सरसाइज में हो और एग्जाम्पल्स में ना हो, वैसे टाइप के क्वेश्चन डालते हैं KUK CRSU वगैरह में। जैसे टाइप के क्वेश्चन है जो आपके वो एग्जाम्पल्स में हो वैसे ही डालते हैं वो। ठीक है, लेकिन MDU वाले उठा के डाल देते हैं, तो आपको करना तो है ही। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल द इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। विल द इक्वेशन हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो वो भी हमें बताना है कि क्या फिर उस लैम्डा के यूनिक सॉल्यूशन ना दे, वो फेल हो जाए, और क्या फिर उस लैम्डा की वैल्यू के लिए कोई सॉल्यूशन आएगा। यूनिक का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन आए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो क्या उसका सॉल्यूशन आएगा ज़्यादा, या फिर ज़्यादा सॉल्यूशन भी नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने वही लिखा 3 - 1 लैम्डा 2 1 1 1 2 माइनस ऑफ लैम्डा इंटू XYZ इक्वल टू 1 2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब जो थ्योरम है वो हमें ये कहती है कि the given system of equation will have a unique solution if its coefficient matrix A is non singular। यही बताया था मैंने आपको कि अगर यूनिक तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, इसका A ले लिया, यहाँ पे 3 - 1 लैम्डा 2 1 1 1 2 माइनस ऑफ लैम्डा हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए होता तो हमने एक्सचेंज मार लिया। और क्योंकि हमारा ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारा नहीं होता है। अगर हम इसको चेंज करते तो बाहर माइनस का साइन आता है, ये आपको पता होगा, 12th क्लास में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनो। मैट्रिक्स के अंदर वो हम ऐसे करके साइन लेके चलते इक्विवेलेंस का, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, अगर हम डिटर्मिनेंट कर रहे होते हैं तो एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा साइन है वो माइनस का बाहर आ जाता है अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 3 - 1 लैम्डा यहाँ पे और 1 2 माइनस लैम्डा यहाँ पे, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है, तो हमने 0 बना लिया, इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, डिटर्मिनेंट ही तो सॉल्व करना था। आपकी मर्जी, अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना डायरेक्ट ऐसे कर दो, 3 इंटू माइनस ऑफ लैम्डा माइनस ऑफ 2 + 1 इंटू ऐसे करना, ऐसे सॉल्व कर लो। इन्होंने ऐसे किया वैसे सॉल्व कर लो, नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, तो आपका ये आंसर आएगा तब भी और ऐसे भी। तो ये आ गया। अब हमें पता है जो डिटर्मिनेंट है ना वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जब लैम्डा ये नहीं होगा ना, तब जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर के लिए ही हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है, वही वो थ्योरम बोलती है हमारा ऐसा। ठीक है, ऑल्सो जो इन्होंने ये भी बोला था ना कि क्या उसका कोई और सॉल्यूशन भी निकलेगा, तो उसका कोई और सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसा सॉल्यूशन आता ही नहीं है, इसलिए।
ठीक है, तो ये हो जाएगा नो सोल्यूशन। जो ये क्वेश्चन अगर एमडीयू में भी आएगा ना वो सिर्फ 2 मार्क में ही आएगा, ऐसा नहीं है कि वो बड़े वाले क्वेश्चंस में आए आपके, जो कि वो आते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन करके जो आते हैं उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन। आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आ सकता है, क्योंकि 2 मार्क में वो डाल देता है कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी। उसके बाद क्या है, यूज़ द टेस्ट ऑफ रैंक टू शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकन्सिस्टेंस। हमें इनकन्सिस्टेंस दिखाना मतलब क्या है, डायरेक्ट सी बात है, रैंक इक्वल नहीं आएगा ए का और A/B। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 - 1 1, 3 - 1 1, 4 - 1 2, -1 1 -z, एक्स वाई इंटू में XYZ और इक्वल टू में B क्या होगा 4 6 7 9। तो ये हमें पता चल गया, इस तरीके से ये होगा। ये तो इन्होंने लिखा ही नहीं, फिर हम क्या लिखेंगे, उसके बाद रैंक लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे A/B, फिर जो अभी मैंने A बताया और फिर रेशो करके B लिखा, तो ये कर लिया। उसके बाद हमें नॉर्मल क्या करना है, यहाँ पे 0 0 बना देना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 चाहिए सबसे पहले, तो हमने इसलिए एक्सचेंज मार दिया इनको, इंटरचेंज कर दिया, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो सबसे पहले तो इसको 1 बनाना है, तो -1 से ही प्रोडक्ट कर दो, वो हो गया। अब इसको 0 0 0 बनाना है, तो R2 ऑपरेशन R2 - 3 of R1, R3 ऑपरेशन R3 - 4 of R1 एंड R4 ऑपरेशन R4 - 2 of R1। ये हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो इस तरीके से आ गया। फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 चाहिए होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 चाहिए था तो इनको इंटरचेंज कर लिया, फिर हमें यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, तो इसके हेल्प से 0 बनाते हैं हम। R3 ऑपरेशन R3 - 3 of R2, R4 ऑपरेशन R4 - 2 of R2, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 है, ये 0 हो गया। अब रैंक निकालो, इस पूरे की रैंक निकालेंगे तो 4 आएगी, इसको हटा के जब ए की रैंक निकालेंगे तो 3 आएगी, दोनों की रैंक ही इक्वल नहीं आई। अगर रैंक ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A/B, देन वो हो जाता है इनकन्सिस्टेंस का मतलब होता है नो सोल्यूशन। इन्होंने यही बोला था कि प्रूफ करो इनकन्सिस्टेंस है, तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इस जो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।